नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपनी यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पुनः करंट बेस्ड जीएस की प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये हमारा करंट बेस्ड जीएस का प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत ही सिलेक्टेड मैटर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो गत ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं उनसे संकलन करके आपके लिए लेकर आता हूं। चलिए साथियों, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? विकल्प आपके सामने: ए 15 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 8 अगस्त 1943 और डी है आपका 18 अगस्त 1942। साथियों, चार विकल्प आपके सामने, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रारंभ किया गया था और महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में इस आंदोलन को शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान भी किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प आपके सामने: ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी है आपका ए.ओ. ह्यूम। साथियों, योगेश चंद्र नहीं, व्योमेश चंद्र है। व्योमेश, इसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहा जाता था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो आपका साथियों राइट आंसर इसका है व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका राइट आंसर है। और साथियों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में जो अंग्रेज अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेंबर भी रहे थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। विचार किसका था? ये ए.ओ. ह्यूम का विचार था। और ए.ओ. ह्यूम जो थे वो इसके संस्थापक महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लाए गए थे? किस वर्ष लाए गए थे? प्रश्न है। विकल्प आपके सामने: ए 1905 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1911 ईस्वी, डी 1909 ईस्वी। साथ ही इसका राइट आंसर है 1909 ईस्वी। अब ये मार्ले मिंटो सुधार क्या था? तो 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, जिससे ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसमें पहली बार भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ये 1909 में लाया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो कब, उसकी घटना कब की थी ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने: ए 13 अप्रैल 1919, बी 23 अप्रैल 1920, सी 27 अप्रैल 2019 और डी 10 अप्रैल 1919। 2019 तो नहीं है, आपका 1919 ही है। तो आपको बताना है जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ था, ये घटना कब हुई थी।
तो ये घटना हुई थी साथियों 13 अप्रैल 1919 के दिन। एक दुखद घटना हुई थी जिसमें क्या हुआ था, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक बाग स्थित है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, और उसमें प्रवेश का एक ही रास्ता था जो भी सकरा रास्ता था। तो वहीं पर निहत्थे जो भारतवासी थे जो सभा कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसमें जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं और बहुत से लोग मारे गए थे। और इसी जलियांवाला हत्याकांड के कारण ही जो उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर ब्रिटिश अधिकारी को मारा था, तो ये जलियांवाला हत्याकांड या जो त्रासदी हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी पंजाब के अमृतसर में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? विकल्प ए है आपका 1925 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी और डी 1929 ईस्वी। साथियों ये जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था 1919 ईस्वी में, और महात्मा गांधी द्वारा ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह के माध्यम से 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में ये सत्याग्रह किया था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह किया गया उसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ये किस राजवंश से संबंधित थे? विकल्प आपके सामने संगम वंश, सालू वंश, तालुब वंश या राय वंश। साथियों इसका राइट आंसर है जो हरिहर और बुक्का थे वो संगम वंश के, संगम राजवंश से संबंधित थे और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। इस वंश का जो सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ कृष्णदेवराय, वो आपका तालुब वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। चलते अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब लड़ा गया था, ये बताना है आपको। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए साथियों? 3। पहला युद्ध किसके साथ हुआ था? वो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ये कब लड़ा गया था साथियों? ये लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। और इसमें अफगान आक्रमणकारी जो था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा थे मराठों के, इनके बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने ये युद्ध जीत लिया था और मराठों की करारी हार हुई थी। इसी के साथ मराठा साम्राज्य का जो पतन शुरू हो गया था। और इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेज़ों की विजय के सारे रास्ते खोल दिए गए, क्योंकि मराठों का तो समय वो मुग़लों का पतन हो रहा था। मराठा शक्ति प्रमुख शक्ति बनकर उभरी थी और इस युद्ध में मराठों की करारी हार हुई, प्रमुख इसके सेनापति भी मारे गए। तो मराठा जो शक्ति थी वो छीड़ होती चली गई और अंग्रेज़ों के लिए राज्य सत्ता स्थापित करने का मार्ग और सुगम हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग देखते होंगे। भांगड़ा कौन करता है ज़्यादा? तो भांगड़ा जो नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? विकल्प आपके सामने ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर जैसा सभी को पता होगा भांगड़ा कहाँ होता है? आपका पंजाब में। चलते अगले प्रश्न की ओर। अनेकांतवाद किस धर्म के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है? अनेकांतवाद किस धर्म के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सनातन धर्म और डी इस्लाम। तो साथियों ये अनेकांतवाद है, इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं स्यादवाद। क्या कहते हैं? स्यादवाद। और ये जो है अनेकांतवाद आपका है, ये जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। यह इस सिद्धांत के अनुसार
यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। इसके स्यादवाद का अर्थ क्या है या अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? कुछ भी एक ही चीज़ सत्य नहीं है, इसके 7 अलग अलग स्वरूप हैं। तो इसको जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत भी माना जाता है। और दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने जो स्यादवाद नामक जो प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत है, वो भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि भी मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान होता है, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय एवं वैकल्प केवल। इसको 7 स्वरूपों में विभक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है साथियों आपका जैन धर्म। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने 8 सितंबर, 11 जुलाई, 27 सितंबर और 16 अक्टूबर। साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और ये अन्य दिवस इनके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जो 8 सितंबर है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये। और आपका जो 27 सितंबर है ये विश्व पर्यटन दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस हो गया। ये आपका जो 16 अक्टूबर है ये कहलाता है विश्व खाद्य दिवस। ये क्या है? विश्व खाद्य दिवस। एक के साथ साथ आपको सारे याद हो गए। 8 सितंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। और आपका जो 27 सितंबर है ये आपका विश्व पर्यटन दिवस है। और 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? साथियों, जैसे प्रयागराज जो आपका इलाहाबाद पूर्व नाम हुआ करता था, वहाँ पर क्या है? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन है। ऐसे ही आपके उत्तराखंड राज्य में जहाँ जहाँ पर 2 प्रमुख नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर प्रयाग बन जाता है। और पंचप्रयाग बहुत प्रमुख माने जाते हैं। तो आपको बताना ये है अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वहाँ पर कौन सा प्रयाग स्थित है? विकल्प आपके सामने ए विष्णुप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी कर्णप्रयाग और डी देवप्रयाग। साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर जो प्रयाग स्थित है उसको कहते हैं देवप्रयाग। और यहीं से शुरुआत किसकी होती है? गंगा नदी की। इससे पहले गंगा नाम की कोई नदी नहीं है। 2 नदियाँ अलग अलग आती हैं। कौन कौन सी? एक आती है आपकी जो भागीरथी है, ये कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। और अलकनंदा ये आपके निकलती है बद्रीनाथ के पास से। तो दोनों नदी आगे मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो वहाँ से जो आगे धारा, संयुक्त धारा बहती है, उसको गंगा के नाम से जानते हैं। और यही गंगा इसमें इलाहाबाद में जाकर इससे तमाम सारी नदियाँ मिलती जाती हैं। प्रयागराज में इससे यमुना मिलती है। तो यहाँ पर संगम, इसको भी संगम नगरी कहा जाता है। और ये हुगली में जाकर 2 भागों में बट जाती है, फिर एक हुगली और पद्मा नाम से। और जो है ये बांग्लादेश से होती हुई फिर एक शाखा इसकी बांग्लादेश बीच में सुंदरबन डेल्टा बनाती हुई गिरती है, और दूसरी हुगली नाम से गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ी सी बात और कर लें। ये विष्णुप्रयाग जो है, ये विष्णुप्रयाग कहाँ पर? ये अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के किनारे है। जो रुद्रप्रयाग है आपका, ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। कर्णप्रयाग है ये अलकनंदा और पिंडर नदी के किनारे पर है। और जो अलकनंदा भागीरथी की नदी संगम पर है वो है आपका देवप्रयाग। और गंगा यमुना का जहाँ मिलन होता है उसको कहते हैं प्रयागराज। चलते अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताना है आपको। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? विकल्प आपके सामने ए रावी नदी, बी सतलज नदी, सी झीलम नदी और डी ब्यास नदी। साथियों, मंथन करिए, बताइएगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर है साथियों झीलम नदी। झीलम
ये जो है पाकिस्तान में नीलम दरिया के नाम से भी जानी जाती है, और ये जो है वेरीनाग झील से निकलती है और पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी है तो झेलम नदी के किनारे पर ही क्या बना है आपका श्रीनगर शहर बसा हुआ है, और जो डल झील है वो भी इसी पे बनी हुई। चलते हैं साथी अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का जो प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? विकल्प ए है आपका कोलकाता, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी चेन्नई और विकल्प डी विशाखापट्टनम। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। किसे? मुंबई को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निप्पन किस देश का पुराना नाम था? जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान और इराक। सोचिए, बताइए, निप्पन किस देश का पुराना नाम था? साथियों इसका राइट आंसर है आपका जापान। निप्पन का अर्थ ही होता है उगते हुए सूर्य का देश, तो जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारक रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारक रेखा कौन सी है? विकल्प आपके सामने ए डूरंड रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी मैकमोहन रेखा और डी हिंडनबर्ग रेखा। तो भारत और चीन के बीच साथियों जो रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, और इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था 1914 में। 1914 में सर मैकमोहन ने इस रेखा का निर्धारण किया, जो अंग्रेज अधिकारी थे, और यह रेखा लगभग 700 मील लंबी है। कितनी है? 700 मील लंबी। अब बात करते हैं डूरंड रेखा कहाँ है। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, और वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसको अफगानिस्तान मान्यता नहीं देता और इस सीमा रेखा पर विवाद बना रहता है। जबकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, जो आधिकारिक रूप से भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, तो उसके बीच में जो सीमा रेखा वो भी डूरंड रेखा ही है। रेडक्लिफ रेखा साथी हुई है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है 15 अगस्त 1947 को, जो अंग्रेज अधिकारी रेडक्लिफ द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया था। इसी निर्धारण रेखा के तहत भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बनाए गए थे। हिंडनबर्ग रेखा की यदि बात करें तो ये हिंडनबर्ग रेखा ये प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती थी। क्या के बीच में? जर्मनी और पोलैंड। इसको कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने ए थाईलैंड, बी फिनलैंड, सी जापान और डी नॉर्वे। साथियों तमाम ऐसे स्थान हैं जिनको उपनाम भी हैं, जैसे भारत का प्रवेश द्वार पिछले प्रश्न में आपने देखा, इसको कहा जाता है आपका मुंबई को। ऐसे ही पूर्व की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में कोलकाता को कहा जाता था। या जैसे मान लो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी आपके जयपुर को कहा जाता है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने ये थाईलैंड, बी फिनलैंड, सी जापान और डी नॉर्वे। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका फिनलैंड। अब बात आती है थाईलैंड। सर थाईलैंड क्या है? तो थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। और जो जापान है आपका, इस जापान को कहा जाता है निप्पन या उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश। इसके बाद बात करें हम, जो नॉर्वे है आपका, इसको कहा जाता है मध्यरात्रि के सूर्य का देश। मध्यरात्रि
के सूर्य का देश। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विकल्प आपके सामने ए एमिनोमीटर, बी क्रोमोमीटर, सी साइनोमीटर और डी आपका बैरोमीटर। तो बताना है आपको वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका साथियों राइट आंसर है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है वायु दाब मापने वाला यंत्र। अब अन्य यंत्रों की बात करते हैं। तो ये एमेनोमीटर क्या होता है? ये होता है वायु वेग मापी यंत्र। वायु की जो गति है, वायु वेग मापी यंत्र। इसके बाद बात करें हम क्रोनोमीटर की, तो ये समय मापने वाला यंत्र है। आगे बात करें यदि हम साइनोमीटर की, तो साथियों ये साइनोमीटर जो है ये आपका आकाश का जो नीलापन मापने का यंत्र है। आकाश का नीलापन मापने का यंत्र है। कितना आकाश नीला दिख रहा है उसका यंत्र क्या है? साइनोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? ये प्रश्न है। विकल्प आपके सामने ए 14, बी 18, सी 29 और डी है आपका 32। साथ ही बताना ये है आपको कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना जो कर्मी पहुंचे थे आपके घर पर, उन्होंने कितने प्रश्न पूछे थे, जिसके आधार पर ये जनगणना का पूरा आंकड़ा तैयार हुआ था। साथियों जनगणना के बारे में बात कर लें तो जनगणना सबसे पहले शुरू हुई थी 1972 में, 1971 में, और उसके बाद आधिकारिक रूप से शुरू हुई पूर्ण जनगणना वो 1871 में और 1881 से ये शुरू हुई। और इसके शुरुआत में जो पहली जनगणना हुई थी उसमें कुल प्रश्न पूछे गए थे 14, और जो 2011 की जनगणना हुई इसमें कुल प्रश्न पूछे गए आपके 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। आगे 2021 की जनगणना संभव नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना का काल आ गया था, और उसके बाद अभी तक वो काम पेंडिंग है। इसका मतलब अभी फिलहाल सरकार की जनगणना कराने की कोई मंशा भी नहीं है, और हमें लगता है कि अगली जनगणना शायद 2030 के आसपास ही हो, क्योंकि 3-4 साल ही लेट हो गया है। कोई अभी आधिकारिक सूचना नहीं है जनगणना की। तो अभी जो आंकड़े हैं वो 2011 के ही आधार पर हमें प्रश्न को उत्तर देना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है आपका राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विकल्प आपके सामने ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करें तो साथियों वो हो जाता है आपका बिहार राज्य। बिहार, इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में इसमें 1106 लोग निवास करते हैं। और उसके बाद यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, उसके इसमें रहते हैं 1028 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1028। और इसके बाद स्थान आता है आपका केरल का, वो है 860। केरल। तो 3 शीर्ष राज्य हैं जनसंख्या घनत्व वाले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जो मेल फीमेल रेशियो है वो सबसे अधिक किस राज्य का है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए केरल, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी है आपका हरियाणा।
सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का, कौन से राज्य का है। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो वो है आपका केरल राज्य का। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो है केरल राज्य का। यहाँ पर जो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1084, और सबसे कम कहाँ है, वो हरियाणा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की बात हो रही है साथियों। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए गोवा, बी मणिपुर, सी है आपका बी मेघालय, सी मणिपुर, और डी मिजोरम। साथियों सबसे जो कम है अनुसूचित जाति की संख्या वो आपकी है, इसका राइट आंसर है मिजोरम राज्य में सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति की एससी की रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। एसटी, आदिवासी जिसको कहें, उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है एसटी की, आदिवासियों की। विकल्प आपके सामने, ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, और डी उड़ीसा। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश राज्य में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है, और जो उत्तर मध्य प्रदेश की समस्त जनसंख्या का लगभग 21% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जो एसटी आबादी है ऑल ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कितना परसेंटेज है उसका एसटी की आबादी। विकल्प आपके सामने, ए 8.6%, बी 16.6%, सी 2.14% एंड डी है 20.8%। साथियों इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जो एसटी पॉपुलेशन है उसका पार्टिसिपेशन है 8.6%। और इसके साथ यदि हम बात करें एससी जनसंख्या की, एससी की अगर जनसंख्या की बात करें तो उनका प्रतिशत हो जाता है 16.6%। चलते अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच देश की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। साथ ही जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर है उसको हम बोलते हैं 2001 से लेकर 2010 के बीच में, तो इसको हम कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। और जो एक दशक के अंतर्गत मतलब 10 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा उसको हम कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, या 2001 से लेकर 2011 के बीच जो वृद्धि हुई है वो टोटल पॉपुलेशन में वो कितनी हुई है। विकल्प आपके सामने, ए 11.2%, बी 17.7%, सी 15.67% एंड डी 9.67%। साथियों इसका राइट आंसर है आपका 17.7%। ये इसकी टोटल डेकेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। चलते अगले प्रश्न की ओर। सबरीमाला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। सबरीमाला नेशनल पार्क, यदि आपने नेशनल पार्क नहीं पढ़े हैं तो मैंने जो नेशनल पार्क का अपना एक क्लास लिया है मैं उसका आपको उस लेक्चर का लिंक आपके इसमें शेयर कर दूंगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, और आप उसे देख के ठीक से पढ़ सकते हैं और उससे सही आंसर से संबंधित जो भी प्रश्न उसके आएंगे उत्तर उससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं जाएगा। तो मैं इसका लिंक जो है नेशनल पार्क का हमारा जो स्पेशल क्लास हमने इसके लिए बनाया, जो
लेक्चर तैयार किया था, उसका मैं लिंक आपको इसमें डाल दूँगा। साथियों, ये सबरीमाला जो नेशनल पार्क है ये है आपका केरल राज्य में। किस राज्य में है? ये है आपका केरल राज्य में सबरीमाला नेशनल पार्क। अब आगे यदि हम बात करें और कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं 11, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11, और आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अंडमान निकोबार में 6 पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है वो दुधवा, वो जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। मणिपुर की यदि हम बात करें तो मणिपुर में आपका केवुल लामजाओ ये पाया जाता है, केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है आपका मणिपुर में, लोकटक झील के अंतर्गत है ये। और असम की यदि हम बात करें तो असम में आपका आता है असम में 7 नेशनल पार्क हैं, जैसे डिब्रू सरायखोवा है, मानस है, रायमोना है, नमेरी है, दिहिंग ओरांग है, इस तरह से। और यदि महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में 6 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 6। और केरल में कौन सा है आपका? सबरीमाला और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। टोटल केरल में 6 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क से संबंधित लेक्चर डिटेल में देखने के लिए मैं उस लेक्चर का लिंक आपका इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा, आप उसको देख सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा से मिस नहीं होगा, इस लेक्चर को आप देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? साथियों, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है आपके 18। और यदि आपने ये क्लास भी नहीं देखा है और आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, किस राज्य में कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो उसका भी मैंने एक लेक्चर तैयार किया है और मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आप उस क्लास को पूरा देखकर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सभी प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। विकल्प आपके सामने इस प्रश्न का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? विकल्प आपके सामने ए नंदा देवी, नौक्रेक है जो आपका कंचनजंगा में, और सी कंचनजंगा, और डी है आपका कच्छ का रण। इनमें से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर आपका कच्छ का रण। और ये कहाँ पर है? ये आपको गुजरात में है। और अन्य की यदि हम बात करें तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये आपका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और नौक्रेक जी आपका है मेघालय में। मेघालय। और कंचनजंगा जो है वो है आपका सिक्किम में। चलते अगले प्रश्न की ओर। सोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? सोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? साथियों, झीलों से संबंधित भी हमने एक बहुत अच्छा लेक्चर तैयार किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो जो सोंगमो झील है आपकी, वो विकल्प आपके सामने दिए हैं। सबसे पहले तो विकल्प देखिएगा आप, सिक्किम, ए, बी अरुणाचल प्रदेश, सी है आपका हिमाचल प्रदेश, और डी है आपका उत्तराखंड। तो ये सोंगमो झील है साथियों, ये कहाँ पर है बताना आपको। ये इसका राइट आंसर आपका सिक्किम। और सिक्किम का जो इसकी राजधानी है गंगटोक, तो गंगटोक ज़िले में ही ताजे पानी की झील है। कहाँ पर है ये? गंगटोक में। और ये ताजे पानी की झील है। कौन सी? सोंगमो झील। तो ये कहाँ पर है? गंगटोक ज़िले में है। और भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित हमने पूरा लेक्चर तैयार किया है, मैं उसका भी जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। चलते अगले प्रश्न की ओर।
लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? फिर वही झील से संबंधित प्रश्न है साथियों। तो जो लोकटक झील है आपकी, वो किस राज्य में स्थित है बताना है आपको ये। और विकल्प आपके सामने, ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। साथ ही लोकटक झील है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और कहाँ पर है ये आपके मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील आपके मणिपुर राज्य में स्थित है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। झीलों से संबंधित आप लेक्चर अवश्य देखिएगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हरित ऊर्जा स्रोत नहीं है? साथी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म न हो, जिनका पुनर्चक्रण होता रहता है, तो उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में भी हरित ऊर्जा स्रोत उन्हें कहते हैं जिन ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिनका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको कहते हैं हम हरित ऊर्जा स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा है, इसका पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा, उसका जितना भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं, और उससे किसी भी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन वगैरह भी नहीं होता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा भी, पवन के चलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसको अगर कहें पर्यावरण की दृष्टि से, तो छोटा सा माइनर पॉइंट है कि इससे टकराकर कुछ पक्षियों वगैरह की मौत हो जाती है, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। भूतापी ऊर्जा की बात करें तो भूमि के टेम्परेचर से जो प्राप्त ऊर्जा है, तो लद्दाख में एक स्थान पर ऐसा भूतापी ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। और जो पवन ऊर्जा संयंत्र है, ये समुद्र तटीय किनारों पर लगाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र से जो पवन चलती है तो वो तट पर जब आती है तो वह तेज़ी से टकराती है, और वहाँ पर ये पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावना काफ़ी मात्रा में अधिक होती हैं। अब हम बात करते हैं पन बिजली की। साथियों, पन बिजली भी जल का प्रवाह अनवरत रूप से चलता रहता है। जल की वर्षा होती है, पहाड़ों पर बर्फ़ बनती है, बर्फ़ पुनः पिघलती है, नदियों में पुनः जल के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। लेकिन पन बिजली को हम हरित ऊर्जा स्रोत नहीं कहते हैं, क्योंकि पन बिजली से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। पारिस्थितिकी उसकी प्रभावित होती है। आसपास का जो क्षेत्र से जो हम उसके लिए जब डैम बनाते हैं बड़े बड़े पन बिजली बनाने के लिए, तो उसका जो डूब क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, पर्यावरण का काफ़ी नुकसान होता है। और तमाम ऐसे स्थल जो है उसमें आपने अभी कुछ समय पहले देखा था, कुछ वर्षों पहले जब टिहरी झील थी ना, जब उसमें जल स्तर बढ़ा तो उसके तमाम सारे गांव धीरे धीरे उसमें हमेशा के लिए विलीन हो गए थे, और हज़ारों लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। तमाम उस क्षेत्र के जीव जंतु, जलीय जंतु, या ये कहें उसकी जो पर्यावरणीय जो उसका प्रभाव है, वो उसका संतुलन को अस्थिर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में होता है। बड़ी जलराशि को हम संग्रहित करते हैं, तो नदी के जो स्वाभाविक प्रवाह है उसमें भी रुकावट आती है, गाद वगैरह जमा होती है, और तमाम प्रकार के ऐसे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे इसके रूप में उठते हैं। तो इसलिए हम पन बिजली को हरित ऊर्जा स्रोत नहीं मानते हैं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही सरल प्रश्न है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, आपको ये बताना है। उड़ीसा राज्य में ही साथियों, और ये बना है आपका महानदी पर। साथियों, इसी के साथ आज का ये जो प्रैक्टिस सेट का सेशन था वो हुआ समाप्त, और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके लिए आता रहूँगा अगले सेट में। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। इसका जो परीक्षा की दृष्टिकोण से यदि आप हमारे जीएस प्रैक्टिस सेट के साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको करंट से रिलेटेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसको रिवाइज भी करता हूँ, उससे संबंधित जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को देखते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसका जो सब्सक्रिप्शन पे बेल आइकन बटन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और आप इसका अधिक से अधिक लाभ लेते रहें। Thank you for watching our YouTube channel GIG Coaching Point. For regular updates, like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.